अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें आपके सामने। लेकिन सबसे पहले जिक्र करें अगर कौमी खेल हॉकी का, तो बहुत सैड न्यूज़ आज हमें मिली कि हॉकी का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी का एक बड़ा नाम असद मलिक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए। काफ़ी खदमात थी उनकी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। लेकिन क्रिकेट की अगर बात करें साथ साथ, तो इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को आउट क्लास कर दिया। अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वो इंग्लैंड के बॉलर्स का सामना कर पाएंगे? प्रैक्टिस मैच में हमने देखा कि इतनी अच्छी बैटिंग लाइन हमारी दिखी नहीं। अगर पाकिस्तान ग्रीन की बात करें, 113 रन पर डर्बी के मैच में, प्रैक्टिस मैच में आउट हो गई थी। और साथ साथ दीगर खबरों को भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करेंगे, कराची में हॉकी की कितना मुतासिर हुआ कौमी खेल हॉकी कोरोना वायरस के बाद। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी और तमाम ही, जिस तरह मैंने कहा कौमी खेल हॉकी का भी जिक्र किया। आज अफसोसनाक खबर कौमी खेल हॉकी की जानिब से सामने आई। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ क्रिकेट से ही करेंगे कि इंग्लैंड ने आउट क्लास किया और बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ में कमबैक किया। पहला मैच हारने के बाद लोग यही कह रहे थे कि इंग्लैंड की टीम कमज़ोर है और वेस्ट इंडीज़ इसको मात देने में आसानी रखती है। और वेस्ट इंडीज़ को जिस तरीके से ब्रॉड आए और उनके बॉलर्स ने, क्रिस वोक्स की अगर बात करें, आज के मैच में 5 विकेटें उन्होंने हासिल की। ब्रॉड ने बड़ी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें दिखाई, 10 विकेटें हासिल की, फिर बैटिंग में रन्स किए। तो ये तमाम तर चीज़ों को आज के शो का हिस्सा बनाएंगे। साथ साथ यूनुस खान ने आज बात की है सहाफ़ियों से ऑनलाइन डर्बी से, और उन्होंने भी काफ़ी ख्यालात का इजहार किया है। बैटिंग के हवाले से बात की है, फवाद आलम के हवाले से बात की। इन तमाम तर मौज़ूआत को आज के शो का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन हमारे साथ आज इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए मौजूद हैं, इससे पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं और जब शो में आए थे उसका फीडबैक हमें बड़ा ज़बरदस्त मिला था। आप तमाम लोगों ने, आप तमाम देखने वालों ने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी कि, और आपकी कहने पर हमने आज उनको दोबारा बुलाया। मैं बात कर रहा हूँ अशर जैदी साहब की। अशर जैदी साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपको और आपके तमाम टीम मेंबर्स को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अशर भाई, बारिशें हो रही हैं कराची में और उम्मीद है कि आप, हमने देखा है कि फील्ड में आप निकलते हैं, लेकिन आजकल निकले बारिश में फील्ड वगैरह में? भाई फील्ड में निकलने के काबिल नहीं। हाँ, स्विमिंग का शौक था बचपन से। तो कराची में स्विमिंग पूल मिलता नहीं था, तो अल्लाह ताला की रहमत के फ्री में हर जगह स्विमिंग पूल मिल गया। तो खुद भी स्विमिंग की और काफी आपने वीडियो भी देखी होगी, किसी ने शलवार का घेर बांध दिया तो वो फ्लोट कर रहा है कुछ है। और इस वक्त भी मेरे पीछे गाय वगैरह जानवर कुर्बानी के बंधे में है। तो आजकल तो ज्यादातर मसरूफियात यही है। उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के आज का मैच भी जो है क्रिस ब्रॉड की और वोक्स की बॉलिंग वगैरह भी देखी, तो वक्त अच्छा गुजर गया। बिल्कुल, आपने क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड की बात की। कैसा देखा इस पूरी सीरीज़ में? पहला मैच हारने के बाद लोग काफ़ी तनकीद कर रहे थे स्टोक्स पर, इंग्लैंड की पूरी टीम पर, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया और इंग्लैंड की बॉलिंग ने बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें तो। हाँ मुझे आज सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मैच शुरू होने से पहले क्रिस ब्रॉड का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था, जिसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने अपने ना इमोशंस को छुपाया, ना कोई ढगी छुपी बात की। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि जब पहले टेस्ट मैच में मुझे ड्रॉप किया गया और इससे पहले हम साउथ अफ्रीका में जीत के आए थे बाकी जगहों पर, तो मेरे अंदर बड़ा गुस्सा था और मैंने कहा था कि जब मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। और फिर वही देखिए कि वो वापस आए। और इस सीरीज में अगर आप देखें तो शुरू में तो बेन स्टोक्स वर्सेस वेस्ट इंडीज चल रहा था, फिर अचानक क्रिस ब्रॉड वर्सेस वेस्ट इंडीज आ गया। तो ये एक बड़े प्लेयर की भूख होती है, ये एक बड़े प्लेयर के अंदर एक बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने की जो चाहत हो, इसी वजह से अच्छे और ग्रेट प्लेयर में फर्क होता है। ये मुझे याद आ रहा है कि हमारे यूनुस खान में ये बात थी कि वो किसी भी लम्हे डाउन नहीं होते थे, जब भी उनको मौका मिलता था आगे जाके वो फाइट करते थे। वो चीज क्रिस ब्रॉड ने इस मैच में दिखाई। आपने यूनुस खान की बात की, मैं यूनुस खान की बात आपसे थोड़ा आगे चल के भी करूंगा। और इस वक्त में स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 विकेटों का संग मेल अबूर किया। बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह उनको पहले मैच में ड्रॉप किया गया, गुस्से का इजहार किया, लेकिन फिर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस पर सारी तवज्जो दी। अगर ये कहा जाए कि गुस्सा अपना सारा वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों पर निकाला, तो इसको आप कैसा देखते हैं, इस तमाम तर एटीट्यूड को, और इससे कितना सीखना चाहिए हमारे बॉलर्स को? अच्छा मोहसिन, देखिए फास्ट बॉलर का एग्रेशन भी जो है वही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। वरना तो हर कोई आदमी आके टुक टुक खेल रहा रहता है, 10 बॉलों पे वो 2 रन बनाता है और फिर अपना काम करके चला जाता है। तो मेन जो खूबसूरती है टेस्ट मैच की वो फास्ट बॉलर, उसका एग्रेशन है। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि भले उनको ड्रॉप किया गया और कोई मामूली बात नहीं थी। हमारे यहाँ तो ऐसा ड्रॉप कर दिया जाता है तो प्लेयर बेचारा उसके थोड़े से मूड भी खराब हो जाता है, मिजाज भी आउट हो जाते हैं और फिर वो सिलेक्शन कमेटी और बाकी लोगों पर तरह तरह से इल्जाम धरता है। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है कि भाई मुझे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि आप कोई और कैप्टन उनको ड्रॉप करने से पहले 10 बार सोचेगा।
तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड कि जैसे पहले एक दफा टाइगर वुड्स ने भी कहा था कि आई विल लेट माय स्टिक डू द टॉकिंग, तो वही क्रिस ब्रॉड ने किया कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी। यही क्रिकेट या किसी भी और खेल का जो है वो खासा है, आप बाहर बैठ के बड़के ना मारे, ग्राउंड के अंदर आए, वहां परफॉर्मेंस दे, और आउट क्लास परफॉर्मेंस है। और ये भी नहीं कि उन्होंने कोई टेल एंड विकेट्स ली हैं, उन्होंने बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके जो है वो लोगों को आउट किया है। दिस शोज कितना जबरदस्त बॉलर। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 10-12 ही लोग हैं जिनकी, या उससे भी कम होंगे, जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेटें जो है हासिल की हैं। सही कह रहे हैं आप। क्रिकेट में 500 विकेटें हासिल करना एक फास्ट बॉलर के लिए कोई मजाक नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि ब्रॉड की अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, कोई और लीग में हमें नजर नहीं आते, T20 क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट पर इतना फोकस, मैं काफ़ी फ़ैन हूँ ब्रॉड का, एंडरसन का। थोड़ा सा अगर इस सीरीज़ में बात करें, ब्रॉड हमें फॉर्म में दिखाई दिया, आर्चर ने पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एंडरसन बुझे दिखाई दिए। लेकिन अगर वो फॉर्म में आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर खटिया खड़ी हो सकती है हमारे बल्लेबाजों की। भाई देखिए मोहसिन, आप ये भी नहीं चाहते ना कि आपके सारे जो गोलियां हैं या सारे बारूद जो हैं वो एक ही जंग में चल जाए, तो संभाल के रखा जाता है। और ये आप क्रिकेट में भी देखिए ना कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक सीरीज में सारे स्टार जो हैं वो चल जाएं। आप इस बात कर रहे हैं जेम्स एंडरसन की, आप देखिए कि जो रूट भी जो है वो आखिरी इनिंग के अलावा को बहुत ज्यादा चले नहीं। लेकिन मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए है कि 3 मैचेस खेल के अब इंग्लैंड ने अपना रिदम हासिल कर लिया है। पाकिस्तान टीम, आपने देखा कि वहां पर अभी जो साइड मैचेस हुए, सोहेल खान ने कैसे विकेटें उड़ाई हैं, और वो बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर किसी पाकिस्तानी बैट्समैन की जाने से नहीं आया। तो आप नेट में जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, वो मैच में जाने से पहले जो पेट में गुड़गुड़ाहट और वो सांस का फूलना और होठों का खुश्क होना होता है, वो एक बड़ी आपको एक ऐसी चीज होती है, इसके ऊपर आपको अपने काबू पाना पड़ता है। इंग्लैंड 3 मैचेस खेल चुका है, उन्होंने अपने नुक्स देख लिए हैं, ग्राउंड को समझ लिया है। तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ा ओपन चैलेंज होगा, ये हम बिल्कुल इस सीरीज को आसान नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं ले सकते, दुरुस्त फरमा रहे हैं आपके। नेट में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है खेलना, लेकिन असल इम्तिहान आपका मैच में होता है। तो कितना टफ हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और अगर पाकिस्तान, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अगर वर्कआउट करते हैं, भरपूर आते हैं, और कहा यह जा रहा है कि नई गेंद से अगर बल्लेबाज ओपनर अच्छा स्टैंड फराहम कर देते हैं पाकिस्तान को, तो हो सकता है कि इंग्लिश टीम जो है बैकफुट पर चली जाए। तो आपके ख्याल में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब संभल कर खेलना चाहिए, डर कर खेलना चाहिए, अटैक करना चाहिए? देखिए इसमें तो अच्छा थोड़ा सा अगर मोहसिन आप माजी में देख लें, मुझे तो 87 से याद पड़ता है जब से मैं सीरीज देख रहा हूँ, सीनियर्स में से और ज्यादा देखे होंगे कि शुरू के 2-3 टेस्ट, पहले तो खैर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती थी, अब तो लास्ट टाइम हमने 4 खेले थे, अब 3 पर आ गए हैं। तो शुरू का 1 या 2 मैच तो पाकिस्तान टीम लड़खड़ाती है इंग्लिश कंडीशंस में एडजस्ट करने में, बॉलर से की जो बॉल स्विंग होती है, सीम होती है, उससे एडजस्ट करने में। तो पहले टेस्ट में शायद आपको पाकिस्तान टीम उस फॉर्म में नजर ना आए, वही शायद हालत नजर आए जो वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड से किया था। अच्छा, वेस्ट इंडीज की भी एक बात याद दिला चलूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी वो रिसेंटली कुछ अर्से पहले इंडिया भी गए थे। पहले मैच में वो जरूर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जीतते भी हैं, अपने फैंस का दिल भी जीत लेते हैं, उनको खुश भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक वो टीम जो है वो डिप हासिल करती है। तो गालिबन इसकी बहुत बड़ी वजह हम यही कह सकते हैं कि मुखालिफ टीम के जो वीडियो एनालिस्ट बैठे होते हैं वो वेस्ट इंडीज का पूरा जो इकट्ठा चट्टा अपनी टीम के सामने रख देते हैं। तो यही कुछ आप पाकिस्तान के बारे में भी देख सकते हैं। आप 92 का टूर देख लें, 96, उसके बाद जितने टूर्स आए, शुरू के 1-2 मैचेस में पाकिस्तान टीम आपको लड़खड़ाएगी और उसके बाद वो समझ जाते हैं, फिर परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अब 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में अगर आपके हाथ से एक मैच निकल जाए और वो पहला मैच हो अगर, तो फिर वापस आना काफी मुश्किल हो जाता है, जो हमने इंग्लैंड के केस में देखा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। मुझे सिर्फ वाहिद तशवीश इस बात की है कि जो हमारे साइड मैचेस हुए हैं उसमें सिवाय रिजवान के किसी बैट्समैन ने कोई, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, तो कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया है, जबकि बॉलर्स आपके रिदम में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तशवीशनाक वाली बात है कि आपको इंग्लैंड में अपने बैट्समैन से परफॉर्मेंस। अच्छा, सही फरमा रहे हैं आपके। इस जदीद दौर में, इस जदीद क्रिकेट में बहुत ज़्यादा काम है वीडियो एनालिसिस का, और जो टीम का स्टाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ गया है यकीनन वो काम करेगा। भारी भरकम कोचिंग स्टाफ हमारा है। और कोचिंग की अगर बात करें तो आज यूनुस खान ने ऑनलाइन सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। कि उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान की ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रैक्टिस मैच में बैट्समैनों की नाकामी तशवीशनाक नहीं है। इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे थे, लेकिन यूनुस खान ने इसको तशवीशनाक नहीं करार दिया और कहा कि मैं और वकान यूनुस जादू की छड़ी लेने की कोशिश करेंगे ताकि बैट्समैनों को जल्द सिखाएं। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हो सकता है मेरी कोचिंग का फ़ायदा इंग्लैंड सीरीज़ में ना हो, मगर मुस्तकबिल के लिए मददगार साबित हो सकता है। और ये भी एक बात उन्होंने कही कि कभी भी वक्त की कमी का शिकवा नहीं करूँगा। किसी भी खिलाड़ी का किसी लेजेंड से वक्त से पहले मवाजना करना दुरुस्त नहीं है।
क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बाबर आजम के हवाले से काफ़ी बातचीत हो रही है, और बाबर आजम के हवाले से उन्होंने ये बात कही कि बाबर आजम से पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने अच्छी उम्मीदें लगा रखी हैं और पाकिस्तानी बल्लेबाज 500 रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। एक बैटिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, बिल्कुल पाकिस्तान टीम में हर चीज़ करने की सलाहियत मौजूद है। हमने प्रैक्टिस मैच में देखा जिस तरह सुहेल खान ने 5 विकेटें हासिल की, फिर नसीम शाह की लेट स्विंग मैंने वीडियो में देखी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। अगर इसी तरीके से हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म किया तो हम भी इंग्लैंड को दबोच सकते हैं। लेकिन बैटिंग पर काफ़ी सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि कहा ही जा रहा है जो लास्ट प्रैक्टिस मैच हुआ टीम ग्रीन, उसमें 113 रन पर आउट हो गई और मुमकिन टीम वही थी जो कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में परफॉर्म करती, इंग्लैंड के खिलाफ खेलती। तो अशर, यूनुस खान की बातों को आप कैसा देखते हैं? उनकी बात जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाई और काफ़ी अच्छे अंदाज में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यूनुस खान हमें नहीं दिखे वो जो बातों बातों पर गुस्सा करने लग जाते थे। अच्छा मोहसिन, पहली बात है कि यूनुस जब भी बैठ के उन्होंने मीडिया से बात की, ये मीडिया के डार्लिंग है। इन्होंने जब भी बात की है, और जब जैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि यूनुस भाई ने थोड़ा सा अपना मिजाज कंट्रोल में रखा है, तो उनसे अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कोई प्लेयर कम ही मिलेगा। बड़ा लुत्फ आता है उनके साथ बात करने। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो दोस्तों के दरमियान एक गुफ्तगू जो है वो बन जाती है। अच्छा, ये बात भी उन्होंने सही कही कि अगर वो कह रहे हैं कि वो इस वक्त ज्यादा तशवीशनाक सूरत-हाल नहीं देखते इसको कि पाकिस्तान टीम 133 पे आउट हो गई, तो यार मोहसिन, कम से कम मुझसे, आपसे और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे ज्यादा यूनुस खान ने क्रिकेट खेली है। उन्होंने इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेली है, हमें वर्ल्ड कप भी वहां जितवाया है, वहां के मिजाज को भी समझते हैं, इंग्लैंड के बॉलर्स को भी समझते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच है या कंसल्टेंट है, तो वो कोई वजह है वहां पर है, उन्होंने वो जगह डिजर्व की है। मुझसे और आपसे वो बेहतर जानते हैं सीरीज से पहले क्या तैयारी होती है, सीरीज में जाने के लिए क्या तैयारियां कर रही होती हैं। हम लोग जो भी कमेंट करेंगे, हो सकता है 133 में यूनुस खान वो सलाहियत देख रहे हो या वो खूबी देख रहे हो जो मुझे और आपको नजर ना आ रही हो। तो एटलीस्ट ये पार्ट तो हमें यूनुस को देना पड़ेगा कि ठीक है भाई यूनुस खान, आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आगे जाने में लड़कों को क्या क्या दुश्वारियां होंगी और बेहतरी हो सकती है। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है मोहसिन के ये जुमला जो कि मैं बचपन से सुन रहा हूँ, अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं बुढ़ापे की तरफ चला गया हूँ, बाल भी कुछ सुबह कि मेरे पास सुनो तो उनके जुमला कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। भाई कितने लाख, मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब तो मैं आपको कोच गिनवा सकता हूँ जिन्होंने आके कहा है कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। और आसान तरीका क्या होता है, जो हमारे दोस्त फैसल इकबाल भी अक्सर कहते रहते हैं, बाकी क्रिकेटर्स भी, ये 2 से 3 साल बाय करने का आसान नुस्खा है कि आप कोचिंग में आ गए। अच्छा, पहले तो मैं ये एतराज करता हूं कि अगर आप कौमी टीम की कोचिंग में आए हैं, तो मेरा पहले शिकवा ये होता है कि मोहसिन, जैसे एक इंटर पास किए बगैर आप बैचलर नहीं कर सकते और बैचलर पास किए बगैर आप मास्टर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, वैसे ही अपने रीजनल और अपने शहरों की टीमों की कोचिंग किए बगैर आपको पाकिस्तान की नेशनल टीम की कोचिंग नहीं मिलनी चाहिए। मेरा से बहुत वाज़ेह मौके पे यूनुस भाई ने थोड़ा सा अरसा पेशावर ज़ल्मी के साथ कोचिंग की है, तो भाई वहां पर आपने कितने बैट्समैनों की टेक्निक बेहतर कर दी। ये सिर्फ यूनुस भाई के लिए नहीं, ये सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जो कहते हैं ना मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, ये मिसबा भी हमारे क्रिकेटर्स ही चाहते हैं कि हम डायरेक्ट बड़ी पोस्ट पर आए। अब यूनुस खान को जैसे अंडर 19 की जी मैं वही कह रहा था, वो एक अलग मामला था कि अंडर 19 में कुछ पैसों के ऊपर मामला हो गए थे। अब शायद हो सकता है मिसबा हैं, यूनुस वकार भाई हैं, तो कुछ इन लोग की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन ये जो जुमला है ना, ये लॉलीपॉप जुमला कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, ये 2 से 3 साल बाय करने का एक बहुत टाइम बाय करने का बहुत अच्छा नुस्खा है। ऐसा ही है, और इनकी इस बयान से भी ये तासुर जा रहा है कि हो सकता है मेरी कोचिंग का फायदा आगे चल के खिलाड़ियों को, तो लोग कह रहे हैं कि ये बोर्ड को मैसेज देना चाह रहे हैं। जी मोहसिन, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इन्होंने प्लेयर्स को ग्राउंड में देखा हुआ है, इनको पता है प्लेयर्स की क्या कैपेबिलिटी है और मुखालिफ टीमों की भी क्या कैपेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ मैं उनको डाउन प्ले कर रहा हूँ, वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन यूनुस भाई ने इतनी क्रिकेट खेली है कि उनको पता है कि क्रिकेट में कबल अज़ वक्त आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। तो वो जो मैं कह रहा था ना, मुझे एक लॉलीपॉप हमारे यहाँ है कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, ये आपने 3 साल के लिए टाइम बाय कर लिया। 3 साल में अगर आप 2-3 सीरीज जीत गए तो वारे न्यारे जबरदस्त भाई, देखिए जी मैं आया था, मैंने ये कर दिया, और खुदा ना खास्ता अगर नताइज हस्बे मंशा नहीं निकले तो जी हम रीबिल्डिंग फेज में थे, लड़कों में ये प्रॉब्लम थी, उसमें ये मसला था, फिर लड़कों के एटीट्यूड का मसला आ जाता है, कोच कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता। तो वो एक अलग टॉपिक है, किसी वक्त हम करेंगे। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आदमी भी पाकिस्तान, जैसे अब वही बात है ना कि आप किसी लड़के को जब तक काउंटी रीजनल नहीं खिलाते, डोमेस्टिक नहीं खिलाते, आप टीम में अचानक उसको नहीं लाते, बहुत कम ऐसे केसेस हैं। वैसे अगर कोई पाकिस्तान टीम के कोच की बात कर रहा है तो उसको भी फिर अपना एक रेज्यूमे बनाना चाहिए कि मैंने अपनी सियालकोट रीजन को चैंपियन बनाया था, मैंने फैसलाबाद को चैंपियन बनवाया था,
मैंने अंडर 19 टीम को ही किया था। जहन में रखिएगा कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात कर लें तो एलन बॉर्डर और राहुल द्रविड़ जैसे लोग अंडर 19 टीम को देखते हैं, सीनियर टीम के लिए वो ऐसे ही बंदे को उठा के नहीं दे देते। जी, और राहुल द्रविड़ की आपने बात की, बहुत अच्छा वहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें टैलेंट की, अंडर 19 में, कौमी टीम में, उनके आईपीएल में, तो इस तरीके से हमारे कोचिंग स्टाफ को भी नीचे लेवल की कोचिंग करनी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बारे में सोचना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के कोच ने किसी खिलाड़ी की तारीफ़ नहीं की, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसमें तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं। वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मज़ीद दौर इंग्लैंड के हवाले से अशर जैदी से बातचीत करेंगे। देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। यूनुस खान के हवाले से, दौर इंग्लैंड के हवाले से हमारी बातचीत जारी थी और अशर आपसे दोबारा यूनुस खान के ऊपर ही थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि जिस तरीके से यूनुस खान कह रहे हैं कि आगे जाकर फ़ायदा होगा और अगर इस सीरीज़ में नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप समझते हैं कि यूनुस खान का मुआहदा जो वो एक्सटेंड कर देना चाहिए, उसकी मुद्दत बढ़ा देनी चाहिए? अच्छा मोहसिन, देखिए बिल्कुल यूनुस भाई ये बात सही कह रहे हैं कि आप दौराने टूर तो कुछ नहीं करा सकते ना। टूर से पहले उनको इतना टाइम नहीं मिला। लड़के में जो फॉल्ट हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो ज्यादातर उसको सही करने के लिए या तो डोमेस्टिक क्रिकेट है या फिर आपकी अकेडमीज से कि वहां जाकर फिर लॉन्ग टर्म काम होता है। तो इस सीरीज के दौरान तो मेरे ख्याल में ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और अगेन वही बात है कि अगर आपने बैटिंग कोच रखना है, अब आप रिसेंटली देखिए कि हमने जिम्बाब्वे के ग्रांट फ्लावर को तकरीबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा 4-4.5 साल वो कोच रहे, लेकिन बाबर आजम के अलावा कोई बड़ा बैट्समैन हमारे पास सामने नहीं आया। और ये एक बहरहाल एक डिबेटेबल बात है कि उसमें ग्रांट फ्लावर का कितना काम था बाबर आजम को ट्यून करने में। तो यूनुस भाई को बिल्कुल लॉन्ग टर्म काम करना है, लेकिन मैं वही बात सारी फिर घूम फिर के कह रहा हूँ कि उनको लड़कों के साथ प्राइवेटली काम करने का कितना मौका मिलता है। अच्छा, यूनुस भाई ने एक और बात भी बड़ी अच्छी कही कि वो बॉब वुलमर की कोचिंग स्टाइल से बड़े मुतासिर हैं। और मोहसिन, मैंने चूंकि वो फेस टू फेस वो वक्त देखा है कि बॉब वुलमर किस तरह जाके मैचेस के दौरान या उसके बाद या ऑफ डेज पे किस तरह लड़कों को जाके रनिंग बिटवीन द विकेट सिखा रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों को, टेक्निक्स को बेहतर करते थे। और यही वो दौर था जब यूनुस खान बहुत उभर के बाहर आए। इंडिया के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की, बाकी स्कोर्स किए। तो मेरे ख्याल में यूनुस भाई ने वो सैंपल जो है वो पकड़ा है और वो लड़कों की फाइन ट्यूनिंग कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे। और अगेन जब आपके बराबर में यूनुस खान जैसा बैट्समैन हो जिसने 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हो, वो आपकी हौसला अफजाई करे, वो आपको गाइड करे, तो फिर प्लेयर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता कि वो परफॉर्म ना करे। हाँ, ये हमारे लड़कों पर डिपेंड करता है कि वो उनके टिप्स को कितना पिक करते हैं। और बात वही घूम फिर के आएगी कि वो लड़का पिकअप करेगा टिप्स जिसकी बुनियाद डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी होगी। तो जहां बात कर रहे हैं यूनुस खान से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाली या तवील करने वाली, तो उसमें एक शेक मैं जरूर ये देखना चाहूंगा, बल्कि यूनुस भाई हमसे ज्यादा जानते हैं कि जब भी टाइम मिले यूनुस भाई अंडर 19 और डोमेस्टिक के लड़कों के साथ भी काम कर सकें। इंशाल्लाह हम जल्द ज़रूर इस हवाले से भी देखेंगे। और आप इस बात से भी मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि कोचेस का काम ट्रेन करना है, पिक करना लड़कों का काम है, खिलाड़ियों का काम है, और ग्राउंड में परफॉर्म करना भी एक खिलाड़ी ही परफॉर्म कर सकता है। साथ साथ अगर अशर देखा जाए तो उन्होंने मवाजने की बात की। हम देखते हैं हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारे शायकीन क्रिकेट वो बहुत जल्द मवाजना करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दिनों कबल शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का मवाजना वकार यूनुस और वसीम अकरम से कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि बाबर आजम का मवाजना विराट कोहली से किया जाता है। तो इससे ये आपको नहीं लगता कि जो बॉलर है या बैट्समैन है उसकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है, हम उसे झाड़ पर चढ़ा देते हैं? भाईजान, परफॉर्मेंस छोड़िए, किसी भी प्लेयर को तबाह करने की बेहतरीन रेसिपी है। मतलब अभी लड़के ने चंद मैचेस खेले हैं, उसको उसके मोहल्ले में और इधर उधर लोगों ने जानना शुरू किया है और आपने उसको खड़ करके वो जो लेजेंड्स ऑफ द क्रिकेट है जिनको पूरी दुनिया पूछती है, आपने उनके मुकाबले में लाखड़ा किया। फिर वो अगले मैच में लड़का गया, वो इंसान है, वो मशीन तो है नहीं। इवन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम लेजेंड्स की बात कर रहे हैं, वसीम भाई, वकार भाई की, हमने कितने मैचेस हम बैठ के रिकॉल कर सकते हैं कि इन लोगों की दबा के पिटाई हुई है, दबा के धुनाई हुई है। मतलब ब्रायन लारा वकार भाई को कितने लंबे लंबे छक्के मारता था, सब करता था। तो उन लेजेंड्स के ऊपर भी बैड पैच आया, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल किसी खराब मेहनत की थी तो उस मुकाम तक पहुंचे थे। बिल्कुल। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, अब शाहीन शाह ने कुछ परफॉर्मेंस दे दी, आपने जाकर उसको वसीम भाई और वकार भाई के लेवल पे खड़ा कर दिया। अब बेचारा इंसान है, अगले 2 मैचेस में परफॉर्म हुआ तो आपने जितनी वो स्काई स्क्रैपर उसके लिए बनाई थी, थर्ड करके आपने उसको जमीन बोस कर दिया। अब वो बेचारा परेशान हो गया, वो जहां भी जा रहा। कभी आप ये भी सोचिए
कि मैं और आप तो टीवी पे बैठ के या बाकी लोग घरों पे बैठ के तनकीद कर देते हैं, लेकिन यही तनकीदें जब कंटिन्यूसली प्लेयर के पास आती हैं तो ये इंसानी दिमाग है ना, इसमें आप एक चीज हैमरिंग करते हैं तो उसका असर होता है। जब आप उसके दिमाग पे ये कहते हैं लड़कों का दिमाग खराब हो गया, तो भाई जब आप उसको बार बार वकार यूनुस और वसीम अकरम कहेंगे तो उसका दिमाग क्यों खराब नहीं होगा। और जब खुदा ना खास्ता उससे परफॉर्मेंस नहीं होगी और वो कहीं बाहर जाएगा, आप उस पर जुमले कसेंगे या उसके साइड के लोग बातें करेंगे। आजकल तो जरूरत ही कोई मुश्किल ही नहीं है, आप फौरन एक उसको हैशटैग करके या उसको टैग करके उसके खिलाफ ट्वीट कर दें, तो वो लड़कों के ऊपर कितना नेगेटिवली आता है। जी आप सही कह रहे हैं, इससे लड़कों का काफी नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। और हमारे साबिक क्रिकेटर्स रमीज राजा साहब ने एक बार फिर हैदर अली को कहा कि वो बाबर आजम बन सकते हैं पाकिस्तान के, या बाबर आजम जैसा एक नया प्लेयर बन गया। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शवाब बात कर रहा हूँ कराची से। जी वालेकुम अस्सलाम जवाद, क्या पूछना चाहेंगे? सर मुझे सवाल ये करना था कि इस टाइम अगर टीम में कोई मुस्तरद बैट्समैन है तो सिवाय बाबर आजम के एक अरसा हो गया हमारी टीम में कोई सुपरस्टार नहीं बना। ये हवाई स्टार तो बनते आए कि किसी भी मैच में किसी ने 50 मार दिए, 100 मार दिए, तो बहुत सुपरस्टार हमने बना दिया। एक प्लेयर है हमारा फवाद आलम, कंटिन्यू स्कोर करता आया है। आज अगर उसको मुकाम मिलता है, उसको इस तरीके से टीम में शामिल करते, तो आज हो सकता है वो भी एक सुपरस्टार कहलाता है। लेकिन अब इंग्लैंड लेकर गए तो क्या उसको सिर्फ बाहर बिठाएंगे या खिलाने के भी चांसेस है, क्योंकि पर्ची वाले ज्यादा हैं, खिलाड़ी कम है। ठीक है, आपने बाबर आजम के हवाले से बात की, बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। फिर आपने फवाद आलम के हवाले से बात की, और इस वक्त फवाद आलम ज़ेर गर्दिश हैं, चाहे वो मीडिया हो, फैंस हो, और जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो बार बार पूछते हैं कि फवाद आलम इस सीरीज़ में, इस टूर में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले स्क्वाड का हिस्सा तो रहे, टूर भी करे, घूमे, पानी भी पिलाया, लेकिन क्या अब उन्हें खेलने का मौका मिलेगा? आज यूनुस खान साहब से जो असिस्टेंट कोच है, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया अपने दौर में फवाद आलम को, उनसे उन्होंने क्या बात की फवाद आलम के हवाले से, वो आपको सुनवाते हैं। यहाँ फवाद आलम के हवाले से जिस तरह मैंने कहा, सभी जानना चाहते हैं कि वो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, परफॉर्म करेंगे, खेलेंगे या नहीं। तो इस हवाले से यूनुस खान से सवाल हुआ, और जो 20 मुमकिन खिलाड़ी कल मैनेजमेंट ने सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें एक नाम फवाद आलम भी है। 20 मुमकिन खिलाड़ियों में फवाद आलम का नाम आने का मकसद कि हो सकता है कि उनको चांस मिल जाए। अशरजैदी हमने देखा था कि जब यूनुस खान कप्तान थे तो उन्होंने सेंचुरी तो करवा दी थी फवाद आलम से 2009 में। अब एज अ कोच, एज अ बैटिंग कोच, वो टीम में उनको शामिल करवा पाएंगे? यार ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, और बिल्कुल इसमें सही बात है कि फवाद को जो पुश मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो सपोर्ट मिली, वो यूनुस खान की ही दौर में मिली। अच्छा, थोड़ा सा पीछे से अगर चलें, हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि नो डाउट बाबर आजम हमारे इस वक्त सबसे जो है हाईलाइटेड बैट्समैन हैं। उनके पीछे अजहर अली आपके पास हैं, आबिद अली बैठे हुए हैं, और आपके शान मसूद वगैरह, ये बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाबर आजम ने ऑब्वियसली कुछ अच्छी इनिंग्स ज़रूर खेली हैं, जिसके बिना पर वो लाइमलाइट में आ गए हैं। लेकिन मैं मोहसिन अभी ये कहना चाहूंगा कि बाबर आजम की तरफ से 3-4 अच्छे यादगार मैच विनिंग्स इनिंग्स जो है मैं देखना चाहूंगा। तो वही बात है कि बाबर आजम को हमने बहुत इज्जत दी है, बहुत उनको पजीराई मिली है, और उसमें उनकी मेहनत भी है। लेकिन वो जो वही बात कहते हैं लोग, या क्रिकेट माहिरीन या साबिक क्रिकेटर जो क्रिकेट के 90s के खिलाड़ी हैं, वो ये कहते हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम में यही फर्क है कि विराट कोहली एक मैच विनर क्रिकेटर है, और बाबर आजम को अभी उधर पहुंचने में टाइम लगेगा। यही बात एशविन ने अपने शो में कही थी। मोहसिन, इस बात को तो आप यहीं पर ख़त्म कर दें कि आप कंपैरिजन करें। मेरे ख्याल में ये तो हम लोग एक किसी भी अच्छे पढ़े लिखे क्रिकेट फोरम पे ये बात होनी नहीं चाहिए। बाबर आजम बाबर है, कोहली एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसको छोड़ दें। लेकिन हम बाबर आजम की तरफ से कुछ अच्छी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, और इंग्लैंड उनके लिए बेहतरीन स्टेज है। अब आते हैं फवाद के ऊपर। तो जितना फवाद का करियर मैंने फॉलो किया है, मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि फवाद ख़तरनाक हद तक सियासतों का जो है वो शिकार हुए, जिसकी वजह से वो टीम में बाहर हैं। मिकी आर्थर ने उनके बारे में कहा था कि जी उनकी टेक्निक में फ्लॉ है, तो ये मैं मानता हूं कि T20 वगैरह के हवाले से यस, फवाद की टेक्निक में फ्लॉ है। जो रावलपिंडी में लास्ट टूर्नामेंट हुआ था, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो आखिरी ओवर्स में वहाब रियाज ने उनको बॉल टच भी नहीं करने दी थी सही तरह, उनके प्रॉब्लम थी। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में फवाद के अंदर खास बात यह है कि वो अटक कर खेलते हैं। जब आपकी 5 विकेटें गिर जाती हैं और रन नहीं होता स्कोर बोर्ड पे, तो फिर फवाद आलम जो चलना शुरू होते हैं, तो फिर लोग उन देखते हैं और उनका स्कोर बोर्ड पे नाम भी है काफी हाईलाइट होता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोहसिन 2 मिनट के लिए अपने
अपने आप को फवाद आलम की जगह पे रख के रखिए कि कितने अरसे से आप टीम से बाहर, इतने ज्यादा प्रेशर के बाद आप टीम के अंदर आए। मेरे ख्याल में 2 सीरीज में वो बाहर ही बैठे रहे, ये तीसरी सीरीज है और अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और जब मैंने जैसे पहले कहा, फवाद आलम के बारे में मुझे कोई दो राय नहीं है कि वो साजिश का शिकार है, नापसंदीदगी का शिकार है। जब भी उनको मौका मिलेगा, जरा 2 मिनट के लिए मोहसिन सोचिए, जब वो लड़का पैड पहन के अंदर बैटिंग करने जा रहा होगा, कितनी उसके ऊपर टेंशन होगी, कितने लोगों जो है वो माइक्रोस्कोप लगा के फवाद आलम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त वो लड़का किसी भी मेंटल प्रेशर की वजह से नहीं परफॉर्म कर पाया, तो ये सारे जो हैं खड़े होकर दोबारा कहना शुरू कर देंगे, जी हमने तो कहा था इसकी तो परफॉर्मेंस नहीं है, इसको तो खड़ा नहीं हो जाता। जबकि बाकी लड़के मुताद्दिद मैचेस में खराब परफॉर्मेंस करके भी टीम के अंदर मौजूद हैं। सही कह रहे हैं आप। और ये पहले से बातें होती आ रही है कि फवाद आलम को अगर इंग्लैंड में मौका मिला और वो परफॉर्म ना कर सके तो फिर सिलेक्टर्स यही बात कहेंगे कि हमने तो मौका दिया था, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मेरे शो में इंजमामुल हक साबिक चीफ सिलेक्टर एक शो में मौजूद थे, उनसे जब मैंने फवाद आलम के हवाले से पूछा था, सवाल किया था, तो उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। ख्याल है कि आपने ना ये श्रीलंका और बांग्लादेश की जो लोकल सीरीज हुई थी, अपने पाकिस्तान में सीरीज हुई थी, उसमें भी आपने फवाद आलम को साथ रखा था टेस्ट मैचेस में, क्योंकि वो मेरे ख्याल में T20 वगैरह में तो सिलेक्ट नहीं होता। तो टेस्ट मैचेस में अगर स्लॉट बनती है तो मेरे ख्याल में फवाद आलम को जरूर ट्राई करना चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल था कि जी उसको पाकिस्तान में अगर आपने उसको लेके आए थे कि जी आपने उसको टीम में रखा था तो उसको मौका देना चाहिए। अब जिस हारिस सोहेल नहीं जा रहा अपनी फैमिली की वजह से या जिस इशू से भी, तो उसकी जगह मेरे ख्याल में कि जी 6 नंबर का वो खेलता भी वो इसी नंबर पे ही है, तो मेरे ख्याल में फवाद आलम को ये चांस देना चाहिए। जी आपने इंजमामुल हक की बात सुनी कि उनका क्या मौक़िफ़ था फवाद आलम के हवाले से। अशर, जब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होते हैं या सिलेक्शन कमेटी में होते हैं तब प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते और उसके बाद कहते हैं कि दूसरों पर डालना हमारा ये कल्चर है कि हम दूसरों पर डाल देते हैं कि होम सीरीज़ जो हुई थी श्रीलंका या बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो उसमें फवाद आलम को मौका दे देते, लेकिन उसमें भी नहीं मिला। इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं कि खुद का जब दौर था तो उसमें भी आपने नेगलेक्ट किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मिसबाहुल हक को होम सीरीज़ में मौका दे देना चाहिए था? देखिए एनसी भाई लेजेंड है, मैं क्या उनके खिलाफ कोई बात करूं, लेकिन अपनी बात का उन्होंने खुद ही निगेट कर दिया कि बिल्कुल उनको जब वो चीफ सिलेक्टर थे, मतलब देखिए अब चीफ सिलेक्टर का काम तो प्लेयर को सिलेक्ट करना है, लेकिन एनसी भाई ने भी फवाद को और बाकी लड़कों को, काफी एक तवील लिस्ट है, तवील फहरिस्त है जिसमें बात की जा सकती है, उनको इग्नोर है। अच्छा, अब यही बात वक्त घूम फिर के यहाँ पर आ जाती है कि बिल्कुल आप फवाद को अगर डोमेस्टिक में पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी उसमें खिलाते तो कुछ कॉन्फिडेंस बनता। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने वाली मोहसिन, वो ये है कि फवाद आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स में थे ही नहीं। अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स में कोई प्लेयर्स थे तो आप T20 में शोएब मलिक और हफीज को वापस बुला लेते हैं कि आओ भाई ये T20 सीरीज खेल लो, खुदा ना खास्ता हम ये हार गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वही T20 सीरीज कि जब सरफराज 3 मैचेस हार गया तो आपने उसको कैप्टनसी से हरा दिया, तो कहीं आपकी सीट ना चली जाए तो आपने 2 सीनियर प्लेयर्स को बुला दिया। तो दिस शोज योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि आपने एक हल्की सीरीज में 2 प्लेयर्स को डाला कि वो थोड़ा सा परफॉर्म करके थोड़ा सा फॉर्म में रिदम में आ जाए और फिर उनको एक लंबी या लंबा मौका देने के लिए रास्ता जो है वो हमवार हो जाए। आपने ये काम फवाद के हवाले से नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की पेचेस को, कराची की पेच को, रावलपिंडी की पेच को फवाद से ज्यादा कौन जानता होगा। और कहा ये भी चाह रहा था कि हो सकता है कि फवाद को वहां मौका मिल जाए, लेकिन नहीं दिया गया। जी मैं वही कह रहा हूँ, ये जो करंट लॉट है मेरे ख्याल में फवाद से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट शायद ही किसी प्लेयर ने इस लॉट में खेली हो। अब आप वही बात है कि इंग्लैंड ले जाओ, मुझे अभी भी मैं जो अगर मेरे फवाद अगर खेलते हैं तो जहां मुझे खुशी होगी वहां मेरे पैरों तले जमीन भी निकल जाएगी, मुझे बहुत हैरत भी होगी। मैं नहीं देख रहा फवाद को इस सीरीज में खेलते हुए, मां सिवाय ये कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच हार जाए और तीसरे में उनको कहीं जगह मिल जाए, वो भी उनके साथ ज्यादती होगी। अब वही जो प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने क्रिस ब्रॉड की एग्जाम्पल दी थी। अच्छा, अब मोहसिन फवाद को एक बात तो समझ लेनी चाहिए, वो जब भी पाकिस्तान टीम की शर्ट पहन के खेलेंगे वो उनका एक तरह से उनको अपना फाइनल मैच समझ के खेलना होगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि वो परफॉर्म करेंगे जिस तरीके से वो खेलते हैं। और इंग्लैंड में खिलाना इसलिए भी जरूरी है कि वो विकेट पर स्टे करते हैं और वहाँ जो प्लेयर स्टे करेगा वो टीम के लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अशर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? मैं तबस्सुम आफ्ताब बोल रहा हूँ, लोकल कोच क्रिकेट का। मेरा सवाल ये है कि जितने बच्चों को ले जाए उन्हें लॉलीपॉप ना दें, सैर ना कराएं, सबको मौका दें। फवाद आलम हो कोई हो, फवाद आलम तो मजबूत खिलाड़ी है। आपसे बहुत उनका प्रोग्राम जा रहा है, मेरिट पर
हर एक को चांस देने चाहिए कि जब गए इंग्लैंड तो कोई सैर करने नहीं गए लॉलीपॉप ना दे, वो भी इंशाल्लाह सोचेगा। और मेरा भी हौसला है क्योंकि फवाद आजम हमारे पास भी खेले हैं, आपके चैनल में बड़े अच्छे प्रोग्राम जाते हैं, उसमें अक्षर रवि से आप मेरे को भी जानते हैं, बड़े मजे हुए तरीकाकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया फवाद आलम पर, हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी बातचीत हमने की है अशरफ फवाद आलम के हवाले से, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी कुछ बातचीत करेंगे और जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसको भी शो का हिस्सा बनाएंगे, उस पर भी कुछ हॉकी प्लेयर से बातचीत करके ताज़ियत पेश करेंगे। कहीं मत चाहिए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। क्रिकेट के हवाले से रोज़ हम बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज एक अफसोसनाक वाक़या हॉकी के हवाले से पेश आया है तो वो भी आपको दिखाते हैं और उस पर भी बात करेंगे। जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनसे बात करेंगे और क्या हुआ आज के साबिक ओलंपियन जो थे हॉकी के हवाले से। उनका असद मलिक साहब की बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक हादसे में वो इंतकाल कर गए और असद मलिक के जो छोटे भाई हैं वो सईद अनवर के अलावा भतीजे अंजुम सईद और नईम अमजद भी ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जैसे क्रिकेट में मोहम्मद फैमिली थी, ये पाकिस्तान की वाहिद फैमिली है जिसके 4 अफराद ने ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और साथ साथ असद मलिक ने एशियन गेम्स में 2 गोल्ड के अलावा 1 सिल्वर मेडल भी जीता था। और जकार्ता एशियन गेम्स की अगर बात करें तो उसमें पाकिस्तान टीम ने गोल्ड मेडल जीता था जिसमें असद मलिक भी शरीक थे। 1962 की ये बात है जो हम आपको बता रहे हैं। फिर बैंकॉक में मुनक्किदा एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम ने सिल्वर मेडल जीता और असद मलिक उस टीम का भी हिस्सा थे। जब 1967 में और 1970 की बैंकॉक एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें भी असद मलिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। और पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर, सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा ने भी और पूरी हॉकी फैमिली के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने गहरे रंज और दुख का इजहार किया है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ। हैदर, आपको वेलकम करूँगा शो में। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान हॉकी के लिए? एक बाब मैं समझता हूँ कि बंद हुआ है आज। ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान हॉकी के लिए, बल्कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये वही असद मलिक हैं जो दुनिया में जब पहली मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो 71 वर्ल्ड कप के कैप्टन थे असद मलिक साहब, और जो है उसमें पाकिस्तान ने झंडा लहराया था और वर्ल्ड चैंपियन बना था। उसके बाद 68 में जो ओलंपिक जीता था मैक्सिको में, वो वाहिद असद मलिक की काविश थी जो टॉप स्कोरर थे और उनकी वजह से पाकिस्तान ओलंपिक जीता था। और पाकिस्तान ने उनके ऑनर में स्टैम्प निकाली थी, एक 15 पैसे की और एक 1 रुपए की। और ये बहुत ऑनर की बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान का कोई ऐसा हॉकी प्लेयर नहीं जिसकी स्टैम्प निकली हो। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम। जिस तरह हमने शो के आगाज़ में बताया कि बहुत नुकसान हुआ, जिस तरह हैदर ने बताया कि पूरी दुनिया की हॉकी का एक बाब बंद हुआ है। इसी डिस्कशन में अशर ज़ैदी साहब को भी शामिल करूंगा। अशर, आप कुछ कमेंट कराएंगे इस हवाले से? बिल्कुल मोहसिन, जब भी मलिक साहब की बात हुई अपने सीनियर से उनका तस्करा सुना, खेलते तो ऑब्वियसली हम लोगों ने नहीं देखा उनको, लेकिन सबने बताया कि बहुत ही अकम्पलिश प्लेयर थे। और सबसे बड़ी बात मोहसिन ये समझिए कि ये उस पीढ़ी के प्लेयर थे कि जिन्होंने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान कोई मुल्क है। जब पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया या जैसे हमने एशियन गेम जीता, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता, दुनिया को पता चला कि भाई पाकिस्तान भी कोई मुल्क जो है वो वजूद में आ चुका है। तो अब इनका जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस। अल्लाह ताला इनको अपनी जवारे रहमत पे जगह अता फरमाए। और मुझसे साथ में हैदर भी सुन रहे होंगे, ये मेरे और आपके ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर भी फर्ज है कि हम अपने लेजेंड को सिर्फ उनकी अमवात तक के पर उनको याद ना करें, बल्कि ये कितने बड़े लेजेंड्स हैं। लेकिन आई एम श्योर आज बहुत सारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो जानते भी नहीं होंगे। जैसे हैदर ने बताया कि ये 60s के ओलंपिक्स में टॉप स्कोरर थे, उन्होंने पाकिस्तान को जितवाया। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को मजीद हाईलाइट करें। एटलीस्ट प्रोग्राम्स में 1-2 मिनट का सेगमेंट हो जिसमें अपने लेजेंड्स को याद रखें। ये ना हो कि जब उनका खुदा न खास्ता कोई हादसा हो, वो बीमार हो या दुनिया से चले जाएं, तब हम उनके ऊपर छोटा सा एक ताज़ियती प्रोग्राम करते हैं। मेरे ख्याल में ये हमारे एंड पर एक लैकिंग है।
बिल्कुल, और आपने ये बात सही की कि हमें जो है अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। जो ओलंपियंस हैं उनको आपस में बैठना चाहिए, इस खेल की तरक्की के लिए बातचीत करनी चाहिए। मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक असद मलिक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और हमें तौफ़ीक दे, हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अपने ऐसे लेजेंड्स की दुनिया में ही कदर करें जब वो ज़िंदा हैं। हैदर हुसैन साहब, आपसे कुछ जानना चाहूँगा हॉकी के मामला के हवाले से। बिल्कुल मोहसिन, मैं अशर की बात को सेकंड करता हूँ। हमें उनके इंतकाल के बाद, उनकी वफात के बाद याद नहीं करना चाहिए, उनके होते हुए भी याद करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हॉल ऑफ फेम शुरू किया है, तो उस कमेटी को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो अभी भी हैं मौजूद, जिनको हॉल ऑफ फेम देना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हॉल ऑफ फेम की कमेटी से कि ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो हिडन है, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया है। बहुत सारे लोग हैं, तारिक अजीज साहब हैं, ख्वाजा ज़काउद्दीन हैं, अब्दुल वहीद खान है, अख्तर फूल साहब हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो भी बिल्कुल मंजर आम पे नहीं है। शनाज शेख साहब हैं। इन लोगों को उसी तरह हमें ओन करना चाहिए। ये हमारा फख्र है, हमारा प्राउड है। आज अगर पाकिस्तान की पहचान है तो यही लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ दिनों कबल की अगर बात करूँ, कुछ महीनों पहले की, तो उसमें हमारे साबिक ओलंपियंस ही आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। कोई कह रहा है कि जब हॉकी टीम आई थी तो उसमें स्मगलिंग का कुछ हुआ था, कुछ इस तरीके से अगर हम सुनते हैं तो जो हॉकी से मोहब्बत करने वाले होते हैं या हम लोग होते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ पहुँचती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, मतलब ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लेजेंड है या बहुत हमारा हीरो है वो सारे काम कर सकता है। ये हमारी हमें जो अगर पाकिस्तान ने इज्जत दी है तो उसको हमने संभालना है और उसका हमने बिल्कुल जो है ना अपने आप को सेफ रखना है और पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम करना है। अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो पाकिस्तान की बदनामी है। तो हमें ये भी चाहिए कि जो पाकिस्तान सबसे पहले है, बाद में हम सब हैं। आपने सही कहा कि पाकिस्तान का नाम रखना चाहिए और हम देखते हैं कि कराची में आप काफ़ी खिदमत करते हैं हॉकी के हवाले से। आपने बहुत सारे इवेंट्स कराए और आपने सबसे बड़ी बात ये कि ग्राउंड से कराची में कम है और आपने उन ग्राउंड से कब्जा छुड़वाया, वहाँ पे हॉकी बहाल करवाई और सुनने में आया कि आपको उसमें काफ़ी मसाइल दरपेश हुए, कुछ ऑफर्स भी आपको की गई, तो उस हवाले से आप बताइएगा। बिल्कुल, ग्राउंडों पे जो है पहले शादियां हुआ करती थी, पार्किंग हुआ करती थी और जो है वहां पर हमने सबसे पहले जो नीफा चौरंगी पे ग्राउंड है KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने डेडिकेट किया है ओलंपियन हनीफ खान एंड डॉक्टर जुनैद अली शाह के नाम से, उधर पहले शादी हुआ करती थी और हमने वहां पर वो खाली करवा के स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की। इसी तरह जियाउद्दीन के सामने भी यही प्रॉब्लम थी और जो है ना वहां पर हमने डीजी नैब अल्ताफ बवानी साहब थे, उनकी मदद से हमने ये सारा जो है ना करवाया। उसके बाद YMCA है जो गवर्नर हाउस के सामने है, वहां पर 17 साल से शादियां हुआ करती थी। उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है जस्टिस गुलजार साहब का, कमिश्नर कराची साहब का और DC साउथ जो पहले थे सलाउद्दीन साहब, उन्होंने बड़ा एक काम किया है और बड़ी मेहनत की और वो दोबारा से जगह खाली करवाई है। इसी तरह बहुत सारे ग्राउंड हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि हैदर इस तरह आप कराची में और भी काम जारी रखें। अशरजादी, टाइम हमारे पास कम है, आपने काफ़ी स्पोर्ट्स कवर किए और फील्ड में भी आप रहते थे, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि किस तरह हॉकी को हम दोबारा बहाल कर सकते हैं, उसकी मोहब्बत शायकीन में और नौजवानों में उजागर कर सकते हैं। अच्छा मोहसिन, पहले मैं कहूँगा हैदर ने बड़ा बुरा काम किया। इतनी अच्छी जगह पे शादियां होती थी, खाना अपना खाने को मिलता था, तो वो उन्होंने बंद करा दिया। तो हैदर बड़ा अच्छे दोस्त है, इनसे बैठ के बात करेंगे। भाई, हॉकी को अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए, ये बहुत तवील टॉपिक है, जिसे आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अलग से प्रोग्राम और लोगों को भी बनाए तो अपनी वो राय दे सकें। लेकिन आसान अल्फाज में मैंने एक बात देखी है कि जब मैंने फॉर्मर हॉकी ओलंपियंस को या इंटरनेशनल प्लेयर्स को फेडरेशन में आते देखा है तो मैंने हॉकी की तबाही देखी है, हॉकी को ऊपर जाता हुआ नहीं देखा। इन लोगों के आपस में इतने इख्तिलाफ होते हैं कि ये टीम ही नहीं खेल पाते तो क्या करेंगे। टेक्नोक्रेट जैसे, बस एक आखिरी जुमला कहूंगा, जैसे इंडिया ने किया कि बंद्रा साहब को उन्होंने अपने फेडरेशन दी और वो हॉकी को कहां से कहां ले गए, हमें भी एक टेक्नोक्रेट की जरूरत है। ये फॉर्मर ओलंपियन से नहीं चल सकता। ठीक है अशरजादी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जी स्पोर्ट्स में अपना कीमती वक्त दिया। हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने नाजरीन को भी ये बताएंगे कि आगे भी हम ऐसे अदर स्पोर्ट्स पे शो करते रहेंगे। यकीनन आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।